नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुरभि पर। मैं हूं प्रकाश और आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जिसमें से हमारा पहला कथन है, ऋग्वेद का उपवेद गंधर्व वेद है। दूसरा कथन है, यह होत्री पुजारी द्वारा सुनाई जाती है। तीसरा कथन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ऋग्वेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ये गलत है। यह होत्री पुजारी द्वारा सुनाई जाती है, ये सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया, ये भी सही है। तो पूछ रहा है इसमें से गलत कौन सा, हमारा गलत कौन सा है, हमारा गलत कथन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते हैं। मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते हैं। ऑप्शंस है, चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत। तो मुद्रित सिक्के जो होते थे आमतौर पर वो चांदी के बने होते थे और इन्हें करसापड़ भी कहा जाता था। और ये 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व गंगा के मैदान के आसपास जो है बने थे, जो वहाँ के महाजनपद थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े थे। हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े थे। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शंस है ज्ञानाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, या इनमें से कोई नहीं। तो संत वल्लभाचार्य जी जो थे वो कृष्णाश्रय शाखा से जुड़े हुए थे और ये जो थे राजस्थान और गुजरात के जो वैष्णव पंथ के ये संस्थापक थे। तो संत वल्लभाचार्य जी जो थे वो वैष्णव पंथ के संस्थापक थे, जो राजस्थान और गुजरात के आसपास था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद के भजनों को होत्री द्वारा सुनाया गया था। किस वेद के भजनों को कौन सा वेद के जो भजन है जिसको होत्री के द्वारा सुनाया जाता था। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऋग्वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, नदी सूक्त मंत्र में है। नदी सूक्त मंत्र किस में है, सामवेद में है, या ऋग्वेद में है, या यजुर्वेद में है, या अथर्ववेद में है। तो नदी सूक्त मंत्र जो है वो किस में है, वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और जो ये नदी पूछ रहा है इसके बारे में, सिंधु नदी थी, पेतस्ता, अस्किनी, परशुणी, विपाशा, सुतुद्री, गोमल, ये इसका पुराना नाम है। सिंधु नदी का जो आधुनिक नाम है वो इंडस है, वितस्ता का नाम झेलम है, अस्किनी का नाम चेनाब है, परशुणी का नाम रावी है, विपाशा का नाम व्यास है, सुतुद्री का नाम सतलुज है और गोमल का नाम गोमती है। इस तरह हमारी ये नदियां हैं जो ऋग्वेद में वर्णित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है, ये हमारा प्रश्न है। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद भी शामिल है और यजुर्वेद भी शामिल है, सामवेद भी शामिल है, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं है, यानी कि ये वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। और अथर्ववेद जो है वो जादू और तंत्र मंत्र की पुस्तक है और इसको काला वेद भी कहते हैं। किसको कहते हैं, अथर्ववेद को। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद पहली बात तो सबसे पुराना ग्रंथ है,
ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुरानी पुस्तक यही है विश्व की। तो पूछ रहा है कि ऋग्वेद को कितने कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो 10 है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित किया गया है और इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसमें से पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है और सबसे लंबा भी है। हमारा अगला प्रश्न है, वैशाली वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, ये हमारा प्रश्न है। तो वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की थी, कौशल की थी, काशी की थी या मगध की थी? तो वज्जी की जो राजधानी है वो तो वैशाली ही थी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वज्जी की वैशाली राजधानी किसकी थी? वज्जी की थी। कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, काशी की बनारस और मगध का पाटलिपुत्र। ये हमारे महाजनपद हैं, 16 महाजनपद थे। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? हमारा पहला ऑप्शन है ब्रह्मा विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। तो विवाह जो होते थे वो 8 प्रकार के थे। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाह थे। इसमें से एक था ब्रह्मा विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, प्रवेश विवाह, पिशाच विवाह। ये इतने प्रकार के विवाह थे। तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। तो ब्रह्मा विवाह जो है वो वैदिक अनुष्ठानों के साथ और समान वर्ण में किया जाता था। गंधर्व विवाह जो था एक ये प्रेम विवाह था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गंधर्व विवाह हो जाएगा। गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह था, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आर्ष विवाह जो है वो आर्ष विवाह में वर पक्ष से गौ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह जो है वो दहेज के बिना किया जाता था। असुर विवाह में ये धन के बदले किया जाता था। राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण करके किया जाता था। और प्रवेश विवाह में जो बरपक्ष गौ का जोड़ा करते थे। पिशाच विवाह में लड़की से जबरन विवाह किया जाता था। इस प्रकार हमारे 8 विवाह थे। हमारे वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे जिनको हमने बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो सबसे पहली बात यही है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो जो सबसे पुराना यही है तो पुराना होने की वजह से यही होगा। हमारा सही उत्तर जो है ऋग्वेद हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऋग्वेद होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलवार किस भारतीय देवता के भक्त थे? अलवार किस भारतीय देवता के भक्त थे? अलवार और नैनार 2 प्रकार के भारतीय देवता की जो भक्त थे, ये 2 प्रकार के थे। एक अलवार थे, एक नैनार थे। तो अलवार जो थे वो जो है विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु जी के भक्त थे। और जो नैनार होते थे वो शिव भक्त होते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा वो मगध था, क्योंकि 6ठी से 4थी जो ईसापुर थी, शताब्दी ईसापुर थी, उसमें शक्तिशाली महाजनपद जो बना था वो मगध ही था और कोई नहीं था, मगध ही था। मगध नहीं, सारे राज्यों को लगभग कई राज्यों के जो जीता थे, इसके जो राजा थे जीते थे। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था यही था, मगध ही था। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द युद्ध के लिए था, जिसका अर्थ जो गुटों के लिए भी समकालीन शब्द गोष्ठी थी। तो कहने का मतलब है गविष्ठ किसके लिए यूज हुआ? गविष्ठी शब्द है तो किसके लिए यूज हुआ था, किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गायों की खोज के लिए हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो गायों की खोज के लिए हुआ था ऋग्वेद। और हाँ, कुल 4 वेद होते हैं। जो वेद हैं हमारे, कितने वेद हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे छोटा जो ऋग्वेद है वो अथर्ववेद है और सबसे नया भी यही है। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में विभाजित है।
यजुर्वेद दो भाग में, एक तो कृष्ण हो गया, एक शुक्ल हो गया। सामवेद जो होता है, ये वेद कहा जाता है कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रदोत किसका राजा था? पूछ रहा है प्रदोत किसका राजा था, यानी कि प्रदोत जो है वो कहाँ का राजा था? काशी का था, कौशल का था, मगध का था या अवंती का था? तो प्रदोत जो था वो अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। अवंती का राजा था। हमारा इस तरह हमारे प्रश्न जो है लगभग समाप्त हो गए हैं। हाँ, समाप्त हो गए हैं। लेकिन थोड़ी बातें आपको और बता दें कि हर वेद के 4 भाग होते थे। जो वेद हैं हमारे, चारों वेद हैं, और हर वेद के 4 भाग होते हैं। एक संहिता होता है, एक ब्राह्मण, एक अरण्यक, एक उपनिषद। संहिता जो होता है वो वैदिक भजनों के या मंत्रों के लिए होता। ब्राह्मण जो था वो मूल वेद की व्याख्यात्मक साहित्यिक पुस्तक थी। अरण्यक जो था ये वेद पर निष्कर्ष आधारित पर था। और उपनिषद जो है वो वेदों पर आधारित नैतिक शिक्षा के बारे में था। इस तरह हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। अगला जो है फिर से वैदिक सभ्यता पे ही लेके आएंगे वीडियो। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो वैदिक सभ्यता पर ही आएगा। तो आज के लिए बस समाप्त करते हैं। धन्यवाद।